the Epstein Files Transparency Act, violence against women. Jeffrey Epstein, survivors say it was too late. Do you think you're the devil himself? No, but I do have a good mirror. 1996 में एक आर्टिस्ट मारिया फार्मर ने पुलिस को रिपोर्ट दी। उसका एलिगेशन था कि जेफरी एप्स्टीन के पास उसकी अंडर एज सिस्टर की न्यूड फोटोग्राफ्स मौजूद है। ये एक संगीन आरोप था एक बहुत पावरफुल हो चुके आदमी के खिलाफ, लेकिन उस वक्त इस कंप्लेंट पर कोई फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट नहीं की गई। फिर 2005 में सिचुएशन ड्रामेटिकली चेंज हुई। फ्लोरिडा के पाम बीच पुलिस डिपार्टमेंट को एक कंप्लेंट मिली। एक महिला ने रिपोर्ट दी कि उसके 14 साल की स्टेप डॉटर को जेफरी एप्स्टीन इलीगली पाम बीच ही अपने मेंशन में ले जाया करता था, जहां एलिजेटली उसे पैसे देकर स्ट्रिप या मसाज करने को कहा गया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और धीरे धीरे एक डिस्टर्बिंग पैटर्न सबके सामने आने लगा। अथॉरिटीज ने 35 से भी ज्यादा माइनर गर्ल्स आइडेंटिफाई किया जिन्होंने मिलती जुलती एलिगेशंस रिपोर्ट की थी। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़ी, इन्वेस्टिगेटर्स को ये भी समझ में आने लगा कि ये सारे एलिगेशंस सिर्फ पाम बीच के मेंशन तक ही सीमित नहीं थे। जेफरी एप्स्टीन के पास यूनाइटेड स्टेट्स के अलग अलग हिस्सों में मल्टीपल लग्जरी प्रॉपर्टीज थी जो न्यूयॉर्क, न्यू मैक्सिको और फ्लोरिडा तक फैली हुई थी। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सभी जगहों पर सिमिलर पैटर्न को देखा गया। एलिजेटली इन प्रॉपर्टीज पर अंडर एज गर्ल्स को इलीगली लाया जाता था। उन्हीं प्रॉपर्टीज में से एक थी कैरेबियन सी में मौजूद लिटिल सेंट जेम्स नाम की उसकी प्राइवेट आइलैंड, जिसे जेफरी एप्स्टीन ने 1998 में खरीदा था। और आज दुनिया इसे एक और नाम से भी जानती है, एप्स्टीन आइलैंड्स। वही जगह जिसके बारे में आज सबसे ज्यादा एलिगेशंस और कंट्रोवर्सीज जोड़ी जाती हैं। आइलैंड खरीदने के बाद एप्स्टीन ने वहां एक्सटेंसिव कंस्ट्रक्शन करवाया। लग्जरी विलास, गेस्ट हाउसेस, प्राइवेट डॉक्स, स्विमिंग पूल्स, ये सभी चीजें वहां बनवाई गई। वहां एक हेलीकॉप्टर लैंडिंग एरिया भी था और मल्टीपल कंट्रोल्ड एक्सेस पॉइंट्स भी थे। ये सब मिलकर इस आइलैंड को और भी प्राइवेट और अनडिस्टर्ब बना रहे थे। जियोग्राफिकली भी ये लोकेशन काफी आइसोलेटेड थी, जमीन से दूर और प्राइवेटली कंट्रोल्ड, और इसका हेवीली रिस्ट्रिक्टेड होना इसे और भी प्राइवेट बना देता था। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, इस आइलैंड पर एप्स्टीन की परमिशन के बिना किसी को भी आने की इजाजत नहीं थी। लेकिन बाहर से जितना ये आइलैंड लग्जरियस और एक्सक्लूसिव दिखता था, एलिगेशंस के मुताबिक अंदर की रियलिटी उससे भी बिल्कुल अलग थी। कई विक्टिम्स ने क्लेम किया कि यंग गर्ल्स जो कि फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से आती थी, उन्हें पैसे का लालच देकर मसाज वर्क के नाम पर हायर किया जाता था और फिर उन्हें प्राइवेट जेट से इस आइलैंड पर लाया जाता था, जहां एलिजिटली उनके साथ कंटिन्यूअस एक्सप्लॉयटेशन होता था। कई सर्वाइवर्स ने ये भी कहा कि वहां उन्हें ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट किया जाता था। एक ऐसी जगह जो बाहर से तो एक पैराडाइज लगती थी, पर विक्टिम्स के लिए ये एक रियल लाइफ हेल से कम नहीं थी। ये एक्सप्लॉयटेशन सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था। विक्टिम्स के मुताबिक कई लड़कियों को एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते थे ताकि वो अपनी जैसी और यंग गर्ल्स को रिक्रूट करे। धीरे धीरे ये एक चेन सिस्टम बन गया, एक ऐसा नेटवर्क जहां विक्टिम्स को ही आगे और विक्टिम्स लाने के लिए पुश किया जाता था। एप्स्टीन इस स्कैंडल का हेड था, लेकिन इस हॉरिफाइंग और कैलकुलेटेड ऑपरेशन का मास्टरमाइंड वो अकेला नहीं था। इस पूरे सिस्टम को सस्टेन्ड और स्ट्रक्चर्ड बनाए रखने के लिए कई लोग शामिल थे। हर एक का अपना एक डिफाइंड रोल था। इस लेयर्ड नेटवर्क के बीच एक पर्सनालिटी ऐसी भी थी जिसका नाम बार बार इस स्कैंडल में आया और जिसका रोल इस कहानी को और भी डिस्टर्बिंग बना देता है। वो पर्सनालिटी थी गिज़लीन मैक्सवेल। रिपोर्ट्स के मुताबिक मैक्सवेल एलिजेटली यंग गर्ल्स को अप्रोच करती थी, उनसे फ्रेंडली बिहेवियर रखती थी, उनका ट्रस्ट जीतती थी और धीरे धीरे उन्हें इस नेटवर्क का हिस्सा बना देती थी। लेकिन ये केस यही और डिस्टर्बिंग हो जाता है। बेसिकली उन लड़कियों को ऑब्जेक्ट्स की तरह तो ट्रीट किया ही जाता था, इसके साथ ही उन्हें मशीन्स की तरह ट्रेन भी किया जाता था। कैसे बैठना है, क्या पहनना है, कैसे पेश आना है। और ये बात जितनी डिस्टर्बिंग है उतनी ही हॉरिफाइंग है कि उन्हें ट्रेन करने वाली खुद एक लड़की थी, गिज़लीन मैक्सवेल।
कई विक्टिम्स ने बताया कि शुरू में गिजलीन का बिहेवियर एक सिस्टर के जैसा था। वो उन्हें गाइड करती थी और उनके साथ एक फ्रेंडली नेचर रखती थी, पर धीरे धीरे यही फ्रेंडली नेचर एक कंट्रोलिंग बिहेवियर में बदल गया। फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन अब स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस में बदलने लगी थी। 2019 के एक इंटरव्यू में एक विक्टिम ने यह भी क्लेम किया था कि मैक्सवेल ने सजेस्ट किया कि एप्स्टीन के लिए किसी को चाइल्ड बेयर करना चाहिए। जब कॉन्वर्सेशन में एक स्पेसिफिक विक्टिम का नाम आया तो मैक्सवेल ने एलिजेटली कहा कि अब वो काफी बड़ी हो गई है और इस काम के लिए सही नहीं है। उस वक्त वो लड़की सिर्फ 16 साल की थी। ये सिर्फ शॉकिंग नहीं था, ये डीपली डिस्टर्बिंग था। लेकिन मैक्सवेल का रोल सिर्फ हायरिंग तक ही लिमिटेड नहीं था। वो ऑलरेडी हाई सोसाइटी नेटवर्क का हिस्सा थी। इन्फ्लुएंशियल गैदरिंग्स, एलीट सोशल इवेंट्स और पावरफुल सर्कल्स में उसकी पहुंच होने के कारण एप्स्टीन को उन स्पेसेस तक डायरेक्ट एक्सेस मिल चुका था जहां आमतौर पर एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है। कई पावरफुल और वेल कनेक्टेड लोगों से एप्स्टीन का इंट्रोडक्शन भी मैक्सवेल के थ्रू ही हुआ। सिंपल शब्दों में मैक्सवेल एप्स्टीन के लिए एक सोशल ब्रिज थी और यही इस स्कैंडल का दूसरा डिस्टर्बिंग लेयर शुरू होता है। एप्स्टीन के एसोसिएट्स के लिस्ट में कई बड़े नाम सामने आए, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, एकेडमिक्स और सेलिब्रिटीज। इन्हीं नामों में से एक था फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन। 1990s के दौरान बिल क्लिंटन और जेफरी एप्स्टीन के बीच एक सोशल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप डेवलप हुआ था। व्हाइट हाउस विजिटर लॉग्स के मुताबिक एप्स्टीन का 1993 से 1995 के बीच क्लिंटन प्रेसिडेंसी के दौरान व्हाइट हाउस में कई बार आना जाना लगा रहा। कई बार बिल क्लिंटन एप्स्टीन के प्राइवेट जेट्स लॉलिता एक्सप्रेस में ट्रैवल करते थे, लेकिन इन रिकॉर्ड्स में बिल क्लिंटन के एप्स्टीन आइलैंड्स पर लैंडिंग का कोई भी डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिला। बिल क्लिंटन ने भी पब्लिकली क्लेम किया है कि वो कभी एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड्स नहीं गए, ना ही उनका अंडर एज विक्टिम से कोई इंटरेक्शन हुआ। बाद में क्लिंटन ने यह भी क्लेम किया मिड 2000s के बाद उन्होंने एप्स्टीन से कॉन्टैक्ट कंप्लीटली एंड कर दिया था। इस तरह और भी कई इन्फ्लुएंशियल लोगों के नाम शामिल थे। कई ऐसे लोग एप्स्टीन के सोशल सर्कल्स और फ्लाइट लॉग्स में मेंशन हुए थे। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, किसी का किसी लिस्ट में नाम होना या फिर किसी से सोशल कनेक्शन रखना इस बात का प्रूफ नहीं होता कि वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व है। अब तक इन हाई प्रोफाइल लोगों में से किसी के खिलाफ एप्स्टीन के ट्रैफिकिंग केस में कोई कंक्लूसिव क्रिमिनल प्रूफ कोर्ट में कभी एस्टेब्लिश नहीं हुआ। लेकिन इन कनेक्शंस और कंट्रोवर्सीज के बीच एक सवाल ये भी उठता है, क्या जेफरी को कभी उसके किए की सजा मिलने वाली थी? 2005 में पाम बीच के इंसिडेंट के बाद फाइनली इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई और 2006 तक अथॉरिटीज मल्टीपल अंडरएज गर्ल्स के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर चुकी थी और धीरे धीरे एक पैटर्न सामने आने लगा। अलग अलग विक्टिम्स, लेकिन एलिगेशंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम, एक ही इंसान, एक ही मॉडस ऑपरेंडी। उस वक्त तक ये केसेस लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर थे और सब कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा था कि जेफरी एप्स्टीन को सीरियस फेडरल चार्जेस फेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन फिर 2007 में इस केस का ऐसा डेवलपमेंट हुआ जिसने पूरे केस का डायरेक्शन ही बदल दिया। एक कंट्रोवर्शियल प्ली डील। इस डील के मुताबिक अगर एप्स्टीन कुछ स्टेट लेवल चार्जेस एक्सेप्ट कर लेता तो फेडरल लेवल पर जो काफी ज्यादा सीरियस चार्जेस प्रिपेयर किए जा रहे थे उन्हें वहीं पर ड्रॉप कर दिया जाता। इतने सीरियस और सेंसिटिव क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होने के बावजूद इस केस को जिस तरह से हैंडल किया गया उसने कई लोगों को हैरान कर दिया। सबसे डिस्टर्बिंग बात ये थी कि एक कॉन्फिडेंशियल प्ली डील को विक्टिम से भी छुपा कर रखा गया था। 2008 में इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग एप्स्टीन ने अपने खिलाफ लगे कुछ चार्जेस एक्सेप्ट कर लिए और उसे मिली 18 महीने की जेल सेंटेंस। लेकिन ये सजा सिर्फ नाम की थी। एप्स्टीन ने पूरे 18 महीने भी जेल में नहीं बिताए। करीब 13 महीने के बाद ही उसे वापस रिलीज कर दिया गया। और जो बात इससे भी ज्यादा शॉकिंग थी, जेल में रहने के बावजूद उसे डेली 12 घंटे की छुट्टी दी जाती थी। हर दिन वो जेल से निकलकर अपने प्राइवेट ऑफिस जाता, वहाँ काम करता और शाम को वापस जेल लौट आता। ये कोई टिपिकल प्रिजन सेंटेंस नहीं लगता था। लोगों ने इसे पनिशमेंट की जगह कन्वीनियंस का नाम दिया। इस पूरे प्रोसेस से एप्स्टीन के लाइफ पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। इस पूरी सिचुएशन से एक बात क्लियर हो जाती थी,
कि जेफरी एप्स्टीन को अपने किए का कोई पछतावा नहीं था। अगर उसे किसी चीज की चिंता थी तो वो थी उसकी रेपुटेशन। और शायद इसी वजह से रिलीज होने के बाद भी एलिजेटली जेफरी एप्स्टीन ने सबसे पहला काम अपने इमेज को व्हाइट वॉश करने के लिए किया। ऑनलाइन रिकॉर्ड्स और पब्लिक परसेप्शन को रीशेप करने के लिए स्ट्रैटेजीज प्लान की गई और धीरे धीरे जेफरी एप्स्टीन का नाम हेडलाइन से लगभग गायब हो गया, जैसे ये स्कैंडल कभी हुआ ही नहीं था। लेकिन ये खामोशी ज़्यादा लंबे समय तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि कुछ सालों के बाद ये सब कुछ फिर से सरफेस लेवल पर वापस आने वाला था और इस बार पूरी दुनिया की नज़र इस पे थी। इस बार विक्टिम्स ने चुप रहने से साफ इनकार कर दिया। अगले कुछ सालों में एप्स्टीन के खिलाफ मल्टीपल सिविल लॉ सूट्स फाइल किए गए। कई डॉक्यूमेंट्स और टेस्टिमोनीज कोर्ट रूम तक भी पहुंची, लेकिन फिर भी विक्टिम्स को वो इंसाफ कभी नहीं मिला जिसका वो इतने सालों से इंतजार कर रहे थे। और फिर 2019 में अचानक सब कुछ बदल गया। 6 जुलाई 2019 जेफरी एप्स्टीन को एक बार फिर से अरेस्ट किया गया, लेकिन इस बार एलिगेशंस कहीं ज्यादा सीरियस थे। माइनर गर्ल्स की ट्रैफिकिंग और उसकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सालों पुरानी कहानी अब फाइनली फेडरल कोर्ट तक पहुंच चुकी थी। और इस बार ऐसा लगने लगा था कि सालों से दबा हुआ ये केस आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंचने वाला है। प्रेशर बढ़ने लगा। इन्वेस्टिगेशन दोबारा हेडलाइंस पर थी और पहली बार ऐसा लग रहा था कि जेफरी के बचने का अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि अब भी एक रास्ता खुला है। अगस्त 10, 2019, इससे पहले कि कोर्ट जेफरी के खिलाफ अपना फाइनल फैसला सुना पाता, न्यूयॉर्क सिटी के मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर की जेल में जेफरी एप्स्टीन डेड पाया गया। जेफरी एप्स्टीन वाज नो मोर। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग उसकी मौत को सुसाइड का नाम दिया गया। लेकिन जैसे ही ये खबर पब्लिक हुई, पूरी दुनिया में एक नई कंट्रोवर्सी का जन्म हो गया, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल नॉर्मल नहीं थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्स्टीन को वॉच पर रखा गया था, जहां उसे 24/7 मॉनिटर किया जाता था। फिर भी उसकी मौत की रात मॉनिटरिंग में काफी कमियां दिखी। उसके सेल के बाहर के सिक्योरिटी कैमरास काम ही नहीं कर रहे थे और उस रात जो 2 करेक्शनल ऑफिसर्स ड्यूटी पर थे वो एलिजेटली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाए। इन सब फैक्टर्स ने एक ही सवाल को जन्म दिया, क्या ये वाकई सुसाइड था या फिर एप्स्टीन के डेथ के पीछे कोई और ही कहानी छुपी है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वाइल्डफायर की तरह इंटरनेट पर फैल गई। कुछ लोगों का मानना था कि एप्स्टीन की मौत कोई सुसाइड नहीं है, बल्कि उसे जानबूझकर रास्ते से हटा दिया गया है, क्योंकि अगर एप्स्टीन ट्रायल तक पहुंचता तो कई पावरफुल लोगों के नाम कोर्ट रूम में ऑफिशियली सामने आ सकते थे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने एप्स्टीन की मौत का कारण सुसाइड को ही माना है और जेफरी एप्स्टीन के डेथ के साथ ही एक ऐसा ट्रायल जो शायद दुनिया के पावरफुल लोगों के नाम को एक्सपोज कर सकता था, वो कभी हुआ ही नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि कहानी यहीं खत्म हो गई, क्योंकि एप्स्टीन मर चुका था, लेकिन उसके नेटवर्क के लोग अब भी जिंदा थे और इन्वेस्टिगेशन का फोकस धीरे धीरे एक और नाम पर शिफ्ट होने लगा, गिस्लीन मैक्सवेल। 2020 में मैक्सवेल को अरेस्ट किया गया और उस पे सेक्स ट्रैफिकिंग और माइनर गर्ल्स को रिक्रूट करने की कॉन्स्पिरेसी के कई चार्जेस लगे और दिसंबर 2021 में कोर्ट ने गिस्लीन मैक्सवेल को मल्टीपल काउंट्स पर गिल्टी डिक्लेयर किया और 2022 में कोर्ट ने उसे 20 साल की जेल की सजा सुनाई। लेकिन मैक्सवेल के कन्विक्शन के बाद भी सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, जेफरी एप्स्टीन के नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल थे। और शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सालों से पड़ी सील डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करने की डिमांड बढ़ने लगी और फाइनली लेट 2025 में एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया, एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट। एक ऐसा लॉ जिसके थ्रू गवर्नमेंट को मजबूर किया गया कि वो सालों से सील्ड और कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करे। और फिर जनवरी 2026 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के इन डॉक्यूमेंट्स को रिलीज करने के बाद जेफरी एप्स्टीन एक बार फिर से ग्लोबल हेडलाइंस पर छा गया। आज भी दुनिया एक ही सवाल पूछ रही है, क्या एप्स्टीन सिर्फ एक इंडिविजुअल क्रिमिनल था या फिर वो एक ऐसा पावरफुल नेटवर्क का हिस्सा था जो सालों तक सिस्टम की खामोशी में ऑपरेट करता रहा और शायद
एप्स्टीन फाइल्स का सच अभी भी पूरी तरह से सबके सामने आना बाकी है। ये पूरी तरह से फैक्ट्स पर बेस्ड था। मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा है। आप ये सभी चीज़ें आर्टिकल्स पर पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ आज का केस यहीं ख़त्म होता है। Thank you for watching this video. If you really liked it, then please like this video और प्लीज़ मेरे चैनल क्राइम कॉस्मोस को सब्सक्राइब करें। क्राइम कॉस्मोस।